नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोले। मैं हूं रमेश भट्ट और आज इंडिया बोले में बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की। ये जो स्वास्थ्य नीति आई है, क्या ये भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल के रख देगी, खासकर तब जब एक बड़ी आबादी, तकरीबन भारत की 71% आबादी अपने जेब से दवाइयों में खर्च करने के चलते उसकी 7% आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली जाती है। वो भारत जिसे अपने क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में 5% के आसपास जीडीपी का खर्च करना चाहिए, आज वो 1.4% खर्च कर रहा है। इस स्वास्थ्य नीति में कहा गया है इसे बढ़ाकर हम 2.5% के आसपास करेंगे। आप सोचिए, ब्राजील और चीन जैसे देश भी 3 से 4% ज्यादा खर्च करते हैं। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि दवाइयां और जांच सामुदायिक अस्पतालों में मुफ्त की जाएंगी। एक बात और कही गई है, कोई भी अस्पताल इलाज करने से मना नहीं करेगा। इसमें योग को भी जगह दी गई है क्योंकि प्रिवेंशन को ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन सवाल कुछ महत्वपूर्ण है। पहला ये कि जो अस्पताल हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं, इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है। सरकार ने लक्ष्य रख दिए हैं 2020 तक मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, लेकिन दवाइयां, जांच, डॉक्टरों की कमी, गांव में डॉक्टरों का ना जाना, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। और इसी पे बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर अजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, सुदेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ संजीव मलिक, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके IMA के, मेरे साथ डॉक्टर राकेश गर्ग, आप एसोसिएट प्रोफेसर एम्स में हैं, डॉक्टर नवदीप जोशी, आप योगाचार्य हैं, डॉक्टर विपिन कुमार डे, आप जाने माने डॉक्टर हैं, और मेरे साथ जनता जनार्दन, जिसका पाला पड़ता है और वो अपनी स्थिति बताएगी कि आज अस्पतालों में जाने से उन्हें डर क्यों लगता है। अजय कुमार, मेरा पहला सवाल आपसे, हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि साहब सबको क्वालिटी हेल्थ मिले, अफोर्डेबल हेल्थ मिले, एक्सेस उनकी हेल्थ तक हो। ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई है जिसे मंजूरी मिल गई है, इसके बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए रमेश जी, अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से वर्तमान में जो सरकार के बजट में जो स्वास्थ्य के लिए जो खर्चा कर रही है सरकार, अगर उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लीजिएगा तो 2011 की जो जितने पैसे खर्च हो रहे थे उसके बराबर ही दिखता है। तो एक तो खर्च तो बड़ा नहीं है बजट में, अगर आप उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लेंगे। दूसरी बात चिंता की विषय, देखिए अच्छी बात है कि देखिए पॉलिसी में अगर आप पढ़ेंगे तो पॉलिसी में कोई ये नहीं कह सकता कि पॉलिसी में जो चीज़ें लिखी गई है वो गलत है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसको जो है इसका क्रियान्वयन करने पर जो है सरकार की जिस तरह से जो है कह रही है सरकार की हम जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसके निजीकरण करेंगे, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में, वो जो है जरूर चिंता के विषय है। ये भी सरकार कह रही है कि मेडिकल कॉलेजेस जो है जिस तरह से कमी हो रही है मेडिकल कॉलेजेस का, तो उसको जो है जो प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी। जिस तरह से डॉक्टर अजय कुमार, अगर सरकार में एफिशिएंसी नहीं है, वो जनता को मिल नहीं पाएगी। अगर सरकारी कामकाज में एफिशिएंसी नहीं है तो अच्छा है प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉड्यूल तैयार किया जाए, मॉडल तैयार किया जाए। रमेश जी देख लीजिए, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हर वक्त हर समय हम कहते हैं कि सरकार के सभी काम जो है खराब है, वो असली में ये बात एकदम गलत होगा। आप तमिलनाडु में जाकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जो है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC को जाकर तमिलनाडु में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, और यही भारत के ही प्रदेश हैं। सुदेश वर्मा साहब, एक पॉइंट है यहां पर। आज देखिए, अगर आप आजादी के समय की बात करें, 80% स्वास्थ्य क्षेत्र जो था वो सरकार के अधीन था। आज उल्टा हो गया है, आज 80% प्राइवेट के हाथों में है, 20% सरकार के हाथों में है, उसका 80% राज्यों के हाथों में है। तो अगर आप ये 20% को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाएंगे तो एक तरह से आप चाह रहे हैं कि साहब आपके हाथ से बला टले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाओ। नहीं, ऐसा नहीं है रमेश भट्ट जी। पहले तो मैं बता दूं कि कांग्रेस जब हेल्थ पॉलिसी की बात करती है, थोड़ा हंसी आनी चाहिए लोगों को, क्योंकि इन्होंने कभी हेल्थ पॉलिसी पर ध्यान ही नहीं दिया। पिछले बार हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? 2002 में, जब हमारी सरकार थी, और उसके बाद अभी आ रही है 15 साल बाद 2017 में जब हमारी सरकार है। तो हेल्थ पर इसका मतलब हमने ध्यान दिया है ना। इनसे तो ये पूछना चाहिए 1.5 ही क्यों था एक्सपेंडिचर जीडीपी का हेल्थ पर, क्यों नहीं बढ़ाया था इन्होंने? क्या किसी ने मना किया था इनको? किसी ने नहीं मना किया था। हमने 2.5 किया है। नहीं, 2.5 करेंगे सर। 2.5 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आपने कहा आप 2.5 ले जाएंगे, मैं कह रहा हूं अगर आप 1.8 12.5 प्लान के एंड तक ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल जाएगी। ऑलरेडी इस बार भी बजट में 2017 के जो बजट है, आपको पता है कि उसमें भी हमने हायर एलोकेशन किया है। अजय कुमार 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी केस को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं। अजय कुमार 30 सेकंड में।
देखिए दिक्कत क्या है रमेश जी कि जब भाजपा वाला जब प्रवक्ता सुदेश जी एक पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन जब ये लोग अपने बात रखते हैं ये तथ्य से एकदम परे हैं। पहली बात ये कह रहे हैं कि ये तो पॉलिसी में लिखा गया है कि हम जो है निजीकरण करेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल और उससे अभाव की बात है, मेडिकल कॉलेजेस में इनकी रवैया आप देख चुके हैं। और उससे अभाव की बात है कि कांग्रेस को एक मिनट सुदेश जी, हमने मेडिकल कॉलेजेस की एक्सपेंशन की भी बात की है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप हेल्थ पॉलिसी क्यों नहीं लाए डॉक्टर अजय कुमार, ये बताइए। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए ना सुदेश जी, मैं खत्म कर लेता हूँ। सुदेश जी मुझे बोलने दीजिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। हमारे कहने कि आपको तो आपके तो यादगार इतने खराब है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन तो कांग्रेस सरकार ने की लेकिन आप भूल गए। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन हमने शुरू करा है लेकिन आप भूल गए। दिक्कत क्या है कि पूरे देश जो 2014 में पैदा हुई है, उसके पहले तो किसी कोई काम ही नहीं हुआ इस देश में। एम्स भी नहीं बना, जिप्पर भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। ओके ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। संजीव मलिक साहब, ये जो बात हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या उससे ऊपर के उन्हें पब्लिक प्राइवेटशिप मॉडल पे डेवलप किया जाए, ये सही फैसला है या आपको लगता है ये गलत होगा? देखिए ऐसा है, स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कम से कम पॉलिटिकलाइजेशन हम ना करें। हमने अच्छा किया था, आप अच्छा नहीं कर रहे। स्वास्थ्य हमारे लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इशू ये है जो बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन है, गवर्नमेंट सेक्टर डिलीवरी और प्राइवेट सेक्टर डिलीवरी इंडिपेंडेंस के 65 सालों में रेशो रिवर्स हो गया। आज 20 से 25% मात्र लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में हेल्थ केयर दिया जाता है। निजी क्षेत्र का जो योगदान है उसको हम राजनीति के महत्व कई बार अंडरप्ले कर देते हैं या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। द पॉइंट इज, आपको जितने डॉक्टर चाहिए, जितने हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए, जो नर्सिंग स्टाफ चाहिए, वो अगर जितना आप आज आउटपुट कर रहे हैं तो अगले 25 साल में भी आप भारत को स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, आप मतलब अब आप उस हेल्थ केयर वर्कर्स की जो मैन पावर है उसको बनाएंगे कैसे? डॉक्टर राकेश गर्ग, आपको लगता है इस पॉलिसी को पढ़ने के बाद एक आम आदमी ये सोच सकता है कि बिना इलाज के वो मरेगा नहीं, उसके परिजनों को इलाज मिल जाएगा? इस पॉलिसी में कुछ काफ़ी अच्छी बातें बताई गई है। यूजली अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो हमें हमेशा लगता है कि अस्पताल में जाएंगे या किसी डिस्पेंसरी में जाएंगे तो हमें अपना ट्रीटमेंट कराना है, जिसको हम क्योर बोलते हैं। बट इस पॉलिसी में एक बहुत अच्छा बात हुआ है, 4 कंपोनेंट्स और ऐड किए गए हैं उसमें, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एंड पैलिएटिव एंड जेरियाट्रिक। अगर मेरा कहना है कि जितना हम अपना एक्सपेंडिचर क्योर करने पे करते हैं, अगर हम उतना ही अपना प्रिकॉशंस रखें, प्रिवेंशन रखें, तो हमारे पास वो डिजीज़ नहीं आएगी। डॉक्टर डे, आपने तो प्रधानमंत्री को सुझाव भी भेजा था कि पॉलिसी में क्या कुछ होने चाहिए। आपके लिहाज से एक आदर्श पॉलिसी क्या हो सकती है भारत के परिप्रेक्ष्य में? भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले हमें प्रिवेंटिव हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि अभी हम बहुत ही कम आगे बढ़े हैं। मैं प्रिवेंटिव हेल्थ से मतलब रखता हूँ एकदम ग्रास रूट लेवल में, घर से शुरू होना चाहिए। जैसे हैंड वॉश एक छोटी सी चीज़ है जिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हैंड वॉश पे हम चाहते हैं गवर्नमेंट को सामने आके हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश के जितने मटेरियल है उस पर काफ़ी सब्सिडी होना चाहिए, ताकि ये घर घर तक आसानी से पहुंच सके। दवाई तो बाद की बात है, दवाई तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती जा रही है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। आपने प्रिवेंशन की बात की, इसमें योग को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। मेरे साथ योगाचार्य नवदीप जोशी हैं। नवदीप, प्रिवेंशन के लिहाज से आप मुझे ये बताइए कि कितना फ़ायदेमंद हो सकता है योग, और इसको स्कूल लेवल पे क्यों नहीं हम कर सकते? यहाँ पे सारे लोग जो बोल रहे हैं बड़ा अच्छा है, सरकार का कदम भी शुरू से बहुत अच्छा है जब से उन्होंने योग पे आगे बढ़े हैं। लेकिन मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब लोगों की एक दवा, ये ऐसी चीज़ है जो बेसिक रूट्स की हमारी बात आ रही है। हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। सारी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, लोग इतनी ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो रही है। अब ये सारे डॉक्टर्स भी मानने लगे हैं। तो जहाँ योग को हमने आगे बढ़ावा दिया है, ऐसे ही हमने हर सेंटर पे, गांव-गांव पे नेचुरोपैथी सेंटर पे जोर देना पड़ेगा। 2 बातें यहाँ पर जो जनता को सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, एक, उसकी जांच बहुत महंगी होती जा रही है, जो भी जांच वो कराने जा रहा है। दूसरा, उसकी दवाइयाँ बहुत महंगी है। आप सोचिए, इस देश में 71% आबादी अपने जेब से दवाइयों पे खर्च करती है और 7% आबादी, ये एनएसएसओ का सर्वे है, प्रतिवर्ष गरीबी रेखा के नीचे चली जाती है जेब से दवाइयों पे खर्च करने के चलते। सुदेश वर्मा साहब, अगर हम कुछ मॉडल उठा लें, आप तमिलनाडु की बात कर लें, केरल की बात कर लें, हमें राजस्थान में देखा था, जब तक दवाइयों पे, लोगों को दवाइयां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिलेंगी,
तब तक आप उनकी कितनी भी कोशिश कर लिए, उनके हालात सुधरने वाले नहीं हैं। दवाइयों पे आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं। जी देखिए रमेश भट्ट जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी एज प्रधानमंत्री इन्होंने बहुत फोकस किया है कि क्योंकि इन्हें पता है कि गरीब आदमी का बजट गड़बड़ा जाता है अगर कोई घर में बीमार हो जाता है, और इसी कारण से जो भी हमने पॉलिसी लाया कुछ उसके चर्चा की भी ज़रूरत है। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बताइए 1 रुपया दे के आपको 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जा रहा है। ऐसा कोई सोच सकता था क्या? जनधन अकाउंट से लिंक्ड आपको इंश्योरेंस मिल रहा है जिससे कि आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही है जिससे कि अगर मान लीजिए इनएडिक्वेट होता है कहीं हमारा पब्लिक सेक्टर, तो वो प्राइवेट सेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम एब्डिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्स खोलने की हमने बात की है, हर स्टेट में एम्स होना चाहिए। जेनेरिक मेडिसिन को आगे बढ़ाइए, हमने बहुत चर्चा सुन ली इस देश में जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर। अल्टरनेटिव मेडिसिन पर फोकस ही तब पड़ा था जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी एनडीए की, और अब तो हमने एक आयुष मंत्रालय बना दिया है जो उस पर पूरा फोकस कर रहा है। ओके, डॉक्टर अजय कुमार, सोच यही है डॉक्टर अजय कुमार, ये की तरफ हम बढ़े। जो पेशेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है उसका दवाइयों का बजट बहुत ज्यादा होता है साहब। देखिए रमेश जी, एक तो सुदेश जी बहुत सारे बातें कहे हैं, लेकिन हमारा उनसे यही अनुरोध होगा, जैसे कि सरकार ने जो है शुरुआत की थी, कांग्रेस ने किया है और बीजेपी ने किया हो, लेकिन ये जन औषधि केंद्र जो शुरू हुई थी जिसमें जो है जेनरिक मेडिसिन बेचने का जो सरकार के द्वारा जो प्रावधान था, उस पर जो है उस पर जो है ज़्यादा जो है प्रगति नहीं हुई है। तो सबसे ज़्यादा खतरा क्या है कि अभी भी जो है 99% जनता जो है वो ब्रांडेड मेडिसिन जो है, जन औषधि केंद्र तो वैसे भी संख्या में बहुत कम है और जनता को उसके बारे में जानकारी भी कम है और दुकानें भी कम है। यहाँ पर कुछ लोग सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद मैं जेनेरिक मेडिसिन पे आता हूँ कि साहब इसके लिए हमारे पास क्या रास्ता है। आप में से कोई यहाँ पर? गरीब परिवारों से आने वाले जो रोगी हैं, जब वो सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट में जाते हैं तो परीक्षणों की बाढ़ लग जाती है। जो परीक्षण नहीं भी होने होते हैं उनको भी परीक्षण में शामिल करके उसका इतना अधिक व्यय लगा दिया जाता है कि वो उसकी कमर टूट जाती है। बिल्कुल, प्राइवेट अस्पताल बहुत महंगे हो गए। मतलब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि प्राइवेट डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी फिक्स एक कंसल्टेशन फीस होती है, वो फिक्स कर दे। कोई 100 रुपये लेता है, कोई 1000 रुपये ले लेता है। चिकित्सा सेवाएं सरल होनी चाहिए जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा की सुविधा आराम से मिल सके। सर दवाइयाँ तो खैर हमारे को मिलती हैं, पर उस बात को हम कैसे देखेंगे कि वो पब्लिक तक पहुंच रही हैं। कुछ लोग ही ऐसे बैठे हैं जो लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। गरीब आदमी को पहले कह दिया जाता है कि आपको ये दवाई नहीं है। सर आजकल हॉस्पिटल इतने महंगे हो गए हैं, प्राइवेट के लोगों के बस की बात नहीं है। हर लोग इंसान चाहे कोई भी हो, कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ लोग रेफर कर देते हैं कि आप यहाँ नहीं वहाँ। डॉक्टर डे, ये जेनेरिक मेडिसिन को लेकर हम लोग बहुत एग्रेसिव तरीके से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या हमारे ऊपर किसी का दबाव है? जी, मेरा जहाँ तक समझ है कि रेगुलेटरी बॉडी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र केमिकल है, उनको चाहिए कि इसमें बहुत ज़ोर शोर से काम करे ताकि ग्राउंड लेवल पे ये दवाइयाँ उपलब्ध हो सके, जो कि बहुत साल कोशिश के बाद भी ब्रांडेड और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो दबाव हैं वो हमको निरंतर देखने को मिलता है। मैं फिर दूसरा सवाल करूंगा, डॉक्टर क्यों ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं? ये भी कमर्शियल एस्पेक्ट है उनका अपना, क्योंकि इसमें उनका भी बहुत सारे नीतिगत बात जो वो फॉलो नहीं करते हैं, जिसके लिए उदासीन है। हम समझते हैं ये समय आ गया जो हमें मरीजों के बारे में ज़्यादा समझना होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चूँकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हूँ, मैं जानता हूँ हमारे CPA से परचेज़ होता है, वही दवाई हमारे पास लिखी जाती है, बाहर से कोई दवाई लिखी नहीं जाती है। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट का सवाल है, हम समझते हैं कि प्राइवेट में भी इनकी प्रचलन ज़्यादा बढ़े और लोगों को जेनरिक दवाइयों के प्रति ज़्यादा आगे बढ़ के इस पे काम किया जाए और लिखने पे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। नवदीप जोशी, आपने नेचुरोपैथी की बात की, लेकिन हम क्या स्कूल करिकुलम में ये सब चीज़ें डाल सकते हैं? जब तक हम निचले स्तर से, क्योंकि आज आप देखिए आपकी ज़्यादातर बीमारी गंदे पानी की वजह से है। यानी आपके हेल्थ बजट का मैं देख रहा था 80 to 90% जल जनित बीमारियों को ठीक करने में लग जाता है। पोल्यूशन आपकी आज एक सबसे बड़ी दिक्कत है। सॉइल के नीचे जो हम लोग जो खा रहे हैं वो एक आपकी बड़ी दिक्कत है। हम इससे कैसे बच सकते हैं?
नहीं, जैसे सभी लोग बार बार मेडिसिन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेडिसिन हमारे अंदर। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि हम हॉस्पिटल को देखें, डॉक्टरों को देखें। स्वास्थ्य का मतलब है हम अपने शरीर को जानें। हमारा शरीर में अपने आप ही ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं। तो मेरा सरकार से ये मतलब है कि जो हम चीज़ों हैं उसको लोगों को समझाने के लिए भेजा जाए। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हर बार हमें हॉस्पिटल को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये सब चीज़ें हो गया है। इसकी पूरी रिसर्च हो गई, एम्स उसकी रिसर्च कर रहा है, एम्स में अलग डिपार्टमेंट बनाया है। ऐसे हर कोई बड़ा हॉस्पिटल रिसर्च कर रहा है इस सब चीज़ों में। पूरे विश्व में योग पे, नेचुरोपैथी पे रिसर्च चल रही है और लोग ठीक हो रहे हैं। तो इसमें हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत तो साहब, भारत तो मुझे लगता है कि भारत से शुरुआत हुई है, तो भारत को इस पर और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। एक बात यहाँ पर सुदेश वर्मा साहब, ये जो आ रही है कि आपके पास जो है डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, और आपका 80-90% डॉक्टर तो शहरों में काम कर रहे हैं, तो गांव में कैसे आप डॉक्टर ले जाएंगे? इसके पीछे क्या सोच है आपकी? देखिए, हमने कोशिश किया है डॉक्टरों की संख्या बढ़े, मेडिकल इंटेक बढ़े। आपने देखा होगा स्पेशलिटी के लिए भी, क्योंकि स्पेशलिटी कोर्सेज में बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी होने के कारण बहुत मारामारी होती है। 5000 सीट हमने बढ़ाने की बात की है स्पेशलिटी में, जो कि बहुत बड़ा होगा ये नंबर जो है। और जहाँ तक आप औषधि की बात कर रहे थे, डॉक्टर जय कुमार ने सही बोला था। प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम जो है, जितने भी आपको कॉस्टली ब्रांडेड मेडिसिन है उसके मैक्सिमम के अल्टरनेटिव वहाँ हैं और बहुत सस्ते दाम पर। ये ज़रूर है कि इसको और पॉपुलर करने की ज़रूरत है कि लोग इस पर इसके वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ आपको दिखता है कि कौन कौन से अल्टरनेटिव है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि आपने सीट बढ़ा दी, MBBS की भी सीट बढ़ा दी और हायर डिग्री में भी सीट बढ़ा दी, लेकिन अभी डॉक्टर गांव जाने के लिए तैयार नहीं है साहब। अगर आप देखेंगे शहरों में 1722 में एक डॉक्टर है, और जब आप गांव में जाएंगे तो 34,000 की आबादी में एक डॉक्टर है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसके लिए देखिए, या तो आप इंस्पायर कर सकते हैं उन लोगों को, या तो आप फोर्स कर सकते हैं। फोर्स वाला एलिमेंट डेमोक्रेसी में सही नहीं होता। हम इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वर्ष अपना वो जरूर गांव में दें, एटलीस्ट 2 वर्ष गांव में दें पढ़ने के बाद। डॉक्टर अजय कुमार, आपने भी 10 साल बहुत कोशिशें की, आपने रूरल MBBS कई कॉन्सेप्ट आप लेके आए कि गाँव में कैसे डॉक्टरों को ले जाया जाए, लेकिन अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। देखिए रमेश जी, मैं तो पहले तो मैं एक डॉक्टर भी हूँ। मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप डॉक्टर को देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अगर डॉक्टर को काम करने के लिए अगर आप उनको मोटिवेट करके अगर आप ये सब बातें कहेंगे तो वो होने वाला नहीं है। अगर आप उनको, जैसे अधिकांश MBBS पास करने वाले लड़कियाँ जो है वो PG पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन जो है वो लेने में इच्छुक रहते हैं। यदि आप उसका क्राइटेरिया को कंपलसरी कर दीजिएगा कि 2 साल का रूरल पोस्टिंग में आपको फायदा मिलेगा PG में, तो आपको ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखिए हम लोग जब इंसेंटिवाइज करते हैं डॉक्टर को तो ये कहते हैं कि आपको देश सेवा करनी चाहिए। ये सब बातें जो सिर्फ डॉक्टर ही क्यों देश सेवा करे या सिर्फ जवान ही क्यों देश सेवा करे। अगर आप उसको जो एक इंसेंटिव दे करके कहें कि आप 2 साल या 3 साल ग्रामीण क्षेत्र में आप काम करेंगे, सुदेश जी सुन रहे होंगे, उनके नड्डा जी को वो बोल सकते हैं, और ये कह दे कि आपको PG एडमिशन जो आसानी से मिल जाएगा, उसको जो वेटेज आपको मिलेगी, जैसे केरल में हो रहा है। केरल में कुछ ये ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए लोगों को लुभावित करने के लिए इस तरह का प्रावधान उन्होंने किया है। तो हमारा एक तो वो मेडिकल कॉलेजेस में जो मेडिकल आप कह रहे हैं इंसेंटिवाइज करिए साहब, आप ये बिलीव करते हैं कि देखिए रमेश जी, आखिरी में सरकार को नहीं, और सरकार को मेडिकल कॉलेजेस नहीं, सरकार को पैसा खोजना पड़ेगा मेडिकल कॉलेजेस स्थापित करने के लिए। जिस दिन से आपने इंजीनियरिंग की निजीकरण, जिस तरह से स्टैंडर्ड घट गया है, कृपया मेडिकल कॉलेजेस में, मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि आपको सरकार को जो है ना मेडिकल कॉलेजेस चलानी चाहिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपने शुरुआत कर देनी थी। बहरहाल मैं इस चर्चा पे नहीं पढ़ना चाहता। डॉक्टर, अगर आप तो डॉक्टर हैं, ये गांव से क्यों प्रेम नहीं होता डॉक्टरों का, शहर में ही क्यों प्रेम होता है? देखिए, जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करता है वो कुछ काम करना चाहता है, मे बी आप उसको किसी फॉर्म में भी ले लीजिए, बट वो कुछ पेशेंट को ट्रीट करना चाहता है। अगर मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा किसी भी जगह काम करने के लिए, चाहे मरीज मुझे गांव का हो चाहे शहर का हो, तो मैं अपनी सेवा दे पाऊंगा। मैं ईमानदारी से कहूँ, अगर आप आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाएँ, तो वहाँ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आने के बाद बहुत सारी सुविधाएँ बढ़ी हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, उसके बाद भी डॉक्टर जाने को तैयार नहीं। आई थिंक इस पॉलिसी में जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया है, आई थिंक दैट्स अ वेलकम स्टेप। अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सर्विसेज बढ़ेगी, तो कोई भी डॉक्टर काम करना चाहेगा, वो आउटपुट भी चाहता है, वो चाहता है कि वहाँ सर्विसेज मिले जो पेशेंट को फ़ायदा रखे। ओके, इससे पहले मैं कुछ और सवाल सचिव मलिक साहब। रमेश जी, ऐसा है,
आप बोलें कि प्री कंडीशन है 2 साल गांव में काम करिए तो पीजी में एडमिशन मिलेगा, या आप बोलिए ये फोर्स्ड है, आप 2 साल जाइए तो एमबीबीएस डिग्री मिलेगी। आप इसको इंसेंटिवाइजेशन बोल दीजिए, एंटाइसमेंट बोल दीजिए। गांव में डॉक्टर तब ही जाएगा जब गांव में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी के काबिल होगा। तो ये मुझे लग रहा है वहां डॉक्टर जाके सुदेश वर्मा साहब सुन रहे होंगे कि क्या दिक्कत है अगर आप गांव में जाएंगे। कुछ और मेरे साथी यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं, है ना? हाँ जी। हाँ सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मार्केट में अगर एक ही सॉल्ट की दवाई अलग अलग कंपनीज के नाम से, कोई एक वो दवाई 10 रुपये में भी मिलती है और वही एक दवाई 100 रुपये में भी मिलती है, तो ये क्या गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि हमें? नहीं, सरकार ने एक अथॉरिटी बना रखी है, प्राइसिंग अथॉरिटी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है इनके ऊपर। सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर नर्सों और डॉक्टर्स की इतनी कमी है कि सर प्यून भी ईसीजी कर देते हैं सर। या अभी कुछ दिन पहले ही सर मैं एमपी में था सर, तो मेरी दादी बीमार थी सर, उस टाइम देख कर आया तो प्यून को बुलाया और उसने ईसीजी कर दी सर। तो ये स्थिति है गाँव की। हाँ, कोई और यहाँ पर? हाँ, पहले बात सर कि एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल का ये व्यवस्था हो गया है कि इतनी महंगा हो गया हॉस्पिटल कि गरीब वर्ग का किसी की बस की बातें नहीं है। एक तो पेशेंट मर भी जाता है तो उनको वेंटिलेटर पर रख देते हैं, 2 दिन मरे हुए वेंटिलेटर पर रख देते हैं चार्जेज के लिए कि चलो फिर भी उसकी चार्जेज बढ़ जाएगी। ऐसे हमारे पड़ोस में हुआ है, पेशेंट मारा हुआ था 2 दिन तक और उनको रखा हुआ, फिर हम लोग देखने जा रहे हैं तो पंच मार के उनकी बॉडी को हिला दिया जाता है और बता दिया जाता है और बिल बना करके उनको दे दिया जाता है। ये पैसा कमाने वाली जो बात है। हाँ प्लीज सर, आप एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि डॉक्टर्स डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों नहीं, गांव में जाने क्यों नहीं तैयार हैं, जहां पे मेडिकल कॉलेजेस इतने कम हैं और एक स्टूडेंट 20-30 लाख रुपए डोनेशन दे के आ रहा है तो वो क्यों जाएगा वहां पे? वो भी तो कमाना चाहेगा। बिल्कुल, ये कैपिटेशन फी भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको सरकार एड्रेस करने की बात करी। हाँ मैं तो एक मिनट, हाँ उठ के सर, अभी कुछ टाइम पहले मैंने भी ईसीजी करवाई थी। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, उन्होंने बोल दिया ईसीजी मशीन यहाँ पे ख़राब है, आप कहीं और बाहर से करवा के आइए। उनको सीधा डायरेक्शन प्राइवेट सेक्टर की तरफ था कि वहाँ से करवा के आओ, तो गवर्नमेंट सेक्टर में वहाँ पे ईसीजी मशीन ख़राब है, इसका क्या मतलब हो सकता है? एक मिनट हो गया सर। गाँव की एक बात बताऊँगा, अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो माँ उसकी बोलती है कि बेटा 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन बाद डॉक्टर जब राउंड पे आएगा तब इलाज करवा लेंगे, अभी नहीं करवा रहे, क्योंकि हर 3-4 दिन में जब डॉक्टर राउंड लगाता है वो तभी उसका इलाज होता है, उसके अलावा वो नहीं चाहते कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट। चलिए एक लास्ट सवाल। हाँ सर, डॉक्टर्स और केमिस्ट के बीच में कोई आपस में तुकबंदी होती है क्या कि यही दवा प्रीफर करना है? चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। तुकबंदी नहीं होती, इसको घालमेल कहते हैं हमारी भाषा में, है ना? एक मिनट जी, मैं एक बात ओके, हाँ प्लीज। ये जितना भी है हम सभी लोगों को इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हम डरे नहीं, हमारी जो बीमारियां हैं उतनी है नहीं, वो हम स्वस्थ होना सरल है। सुदेश वर्मा साहब, ये जो निजी अस्पताल है तकरीबन 80% स्वास्थ्य तो इन्हीं के हाथ में है, इनके बारे में आपकी और आपकी सरकार की सोच क्या है? क्या इनके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की आज जरूरत आ गई है? जी रमेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली। देखिए, जब रियल एस्टेट में रेगुलेटर है, जब टेलीकम्युनिकेशन में रेगुलेटर है, इंश्योरेंस में रेगुलेटर है, तो हेल्थ पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्यों नहीं हो? ये सोचने की बात है। नहीं, मैं फिर आपने गलत बात कह दी। के सामने रखा जाएगा इन सेक्टर में रेगुलेटर बैठा है, इसलिए हेल्थ में भी बैठा दो, क्या फर्क पड़ता है? ये सोच चलेगी क्या? आप कहिए आज ये अस्पताल जो है कहीं ना कहीं जो इनका मूलभूत कार्य होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए रेगुलेटर अनिवार्य है, ये भाव होना चाहिए साहब। जी बिल्कुल होना चाहिए, और शुरू से ही इसको सोचना चाहिए था। हम भी सोचेंगे इस पर कैसे इसको और किया जाए, एक्सेसिबल किया जाए लोगों के लिए। डॉक्टर अजय कुमार, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हम कोई यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्या एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत है? नहीं रमेश जी, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो अति आवश्यकता है, और रेगुलेटर इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जैसे आप स्टेंट लगाते हैं, कार्डियक स्टेंट, या आप जो है बाईपास कराते हैं, एक हॉस्पिटल में आप जाइएगा, वहां पर जो है 90,000 लेंगे, दूसरे हॉस्पिटल में चले जाइएगा, उसका बिल 6 लाख होगा। तो इसलिए आपको हॉस्पिटल रेगुलेटरी अथॉरिटी कैसे बनेगी जिसमें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैसा बनाने का सूत्र जो है सरकारी पदाधिकारी को दूसरा सूत्र मिल जाए। बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन इसको ये एक नियामक हो क्या रहा है? मान लीजिए एक साधारण सर्जरी में, एक जनरल उदाहरण ले रहा हूं, वो सर्जरी के लिए अगर मैं अपनी जेब से पैसे दे रहा हूं, कह रहे हैं साहब 60,000 दे देंगे, द मोमेंट मैं इंश्योरेंस पे जा रहा हूं वो उसी को 90,000 जाके बढ़ा देते हैं, वो कहते हैं आपकी जेब से क्या जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनियां देंगी। साहब ये इंश्योरेंस कंपनियां भी तो हमारी हैं, यही खत्म हो जाएंगी तो फिर इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। यहां नहीं देखने की जरूरत है।
बिल्कुल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इंश्योरेंस का कोई चक्कर नहीं, वहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जब प्राइवेट में जाते हैं तो इंश्योरेंस वाला उसको मैनिपुलेट करता है, जिसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचनी होगी और इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इसके मापदंड क्या तय किए जाएं, इस पे गंभीरता से पॉलिसी में रखना चाहिए। मलिक साहब, मुझे लगता है सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए। देखिए, आपने ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली रेगुलेटरी अथॉरिटी की। सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं चाहिए, आपको एक ग्रेडेशन सिस्टम चाहिए। आपको विश्व के जितने प्रोग्रेसिव देश हैं उनमें हॉस्पिटल्स का ग्रेडेशन सिस्टम है। आपको मालूम है अगर मैं इस हॉस्पिटल में जा रहा हूं तो मेरे को किस लेवल की फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। यहाँ तो आप छोटे से नर्सिंग होम में भी जाएं, वो भी सब कुछ क्लेम कर लेगा, मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। एक प्रॉपर ग्रेडेशन सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स हो और उस ग्रेडेशन के मुताबिक उनके चार्जेस तय हों। ओके, डॉक्टर गर्ग, आपको क्या लगता है कि एक विजिलेंट हमें होना पड़ेगा, सरकार को तो कम से कम होना पड़ेगा? फाइनली देखिए, हमें अपने अंदर झांक के तो देखना ही है। मेडिकल प्रैक्टिस वर्क्स ऑन दी ऑनेस्टी, a good repo, and we have to follow the medical ethics. एक आखिरी कमेंट डॉक्टर नवदीप जोशी आपका। मैं ये कहता हूँ कि जो स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें योग नेचुरोपैथी को आगे बढ़ावा दिया जाए। ये सब चीज़ें हमें ख़त्म करनी। लेकिन आपने इतने एम्स बढ़ा दिए, फिर भी एम्स का भार बढ़ता जा रहा है। जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, चाहे वो सफदरजंग है, राम मनोहर लोहिया है, एम्स है, ये इन पे भार बढ़ रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।